गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10th के प्रश्नावली 1.2 के शेष प्रश्न का हल करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.2 के 3 तक बता दिए थे, 3 प्रश्न। चौथे सवाल से हम आज देखेंगे। चौथा सवाल देखिए। चौथा सवाल में क्या है? HCF 306 657 बराबर 9 दिया हुआ है। यानी 306 और 657 का HCF 9 दिया हुआ है। तब कहता है कि LCM ऑफ 306 657 ज्ञात कीजिए। 306 और 657 का LCM निकालना है। इसको नोट कर लिए। HCF इतना 9 दिया हुआ है, इतना ज्ञात कीजिए। अब क्या करेंगे हम? अब सूत्र हम लगा सकते हैं। इसको हम डायरेक्ट लिख लेंगे पहले, चूंकि HCF ऑफ 306 657 बराबर 9, इसलिए LCM ऑफ 306 657 बराबर, इसका हम सूत्र का उपयोग करेंगे। सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल। सूत्र हम लिख देते हैं इसको, दो संख्याओं का गुणनफल बटा HCF, ये सूत्र होता है। इसका हम उपयोग करते हैं। दो संख्याओं कितना हो गया? 306 गुने 657, अब बटा हो गया 9। HCF 9 है तो HCF 9 आ गया। अब इसको हम काट सकते हैं। 9 से ही कटेगा, 9 27, इसको हम काट देंगे। 9 27, बचा कितना? 3 36, 9 चौक 36, कितना आ रहा है हमको? 34 गुने 657 बराबर। अब 34 में हम 657 से गुना कर लेते हैं। कहाँ गुना करें? 34 से 657 में यहाँ गुना कर लेते हैं। इतना में हम 657 में 34 से 7 28 के 8 बाकी 2, 5 24 2 बाकी 2, 24 2 26, 7 21 के 1 बाकी 2, 5 15 2 17 7 बाकी 1, 6 18 1 19, जोड़ देते हैं। 8 2 1 3, 7 6 13 के 3 बाकी 1, 9 2 11 1 12 2 बाकी 1 1 1 2, कितना आ गया? 22,338। ये हमारा हो गया LCM। यानी यहाँ लिखेंगे, इसलिए LCM ऑफ 306 657 बराबर 22,338। इस तरह से हमारा चौथा सवाल कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं पांचवा सवाल। सवाल नंबर 5 क्या है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। बच्चों, हम इस तरह का सवाल पहले भी बता चुके हैं। पहले हम सवाल नोट कर लेते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। हम इसको पहले भी बता चुके हैं, है ना? इसको फिर हम बता रहे हैं। ध्यान से देखिए, इसको समझिए। कहता है किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो मानेंगे, पहले हम मान लेते हैं। माना कि a बराबर 6 पर पावर n बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 3, 3 दूनी 6 पर पावर n बराबर 2 पर पावर n गुने 3 पर पावर n। हम जानते हैं, पहले से इसको लिखना पड़ेगा, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं?
हम जानते हैं कि किसी संख्या का अंतिम अंक शून्य पर, शून्य मतलब 0, शून्य पर तभी समाप्त होता है जब उसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के धनात्मक घात होते हैं, यानी 2 और 5 के घात का गुणनखंड यदि हो रहा है इसमें, तब इसका अंतिम अंक शून्य पर समाप्त होगा। लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं, 2 तो है, 5 नहीं है, 5 की जगह पर 3 है। नहीं, यहाँ चूंकि यहाँ 2 है परंतु 2 है परंतु कितना 5 नहीं है ना, अर्थात 2 गुने 5 नहीं है। इसलिए संख्या 6 पर पावर n का अंत अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। इतना हम लिखेंगे इसमें। इस तरह से 5वां सवाल समाप्त होता है। 5वां सवाल जरा फिर से समझिए, ये इम्पोर्टेंट है। किसी पर संख्या के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। बच्चों, हम पहले भी बता चुके हैं कि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 पर कब समाप्त होता है, जब उसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 का गुणनखंड हो। 2 गुने 5 का धनात्मक घात यदि गुणनखंड में आए, तब उसका अंतिम अंक 0 पर समाप्त होगा। लेकिन यहाँ क्या देखते हैं, 6 पर पावर n को जब तोड़ दिया तो 2 पर पावर n गुने 3 पर पावर n आ गया। इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 2 गुने 3 आना चाहिए था, कितना 2 गुने 5 आना चाहिए था, लेकिन आया 2 गुने 3। तो 2 तो है लेकिन 5 इसमें नहीं है ना। तो जब 5 इसमें नहीं है, इसका मतलब है कि इसका अंतिम अंक संख्या 6 पर पावर n का अंतिम अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। अब हम अगला सवाल देखते हैं, सवाल संख्या 6, सवाल 6 में क्या है, देखो, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। ये हमको पहले हम इसको नोट कर लेते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 तथा 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। ये हमको बताना है, दिखाना है कि ये जो है भाज्य संख्या है और ये भी भाज्य संख्या है। इसको दिखाने के लिए हम मान लेते हैं, माना a बराबर 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, बराबर, इसको हल करते हैं। 13 दोनों में मिल रहा है, 13 को हम निकाल लेते हैं, तो बच गया इसमें 7 गुने 11 और प्लस में बच गया 1, इसके जगह पर कुछ नहीं बचा 1, तो ये हो गया 13 और गुने 11 सते 77 और प्लस 1 बराबर कितना हो गया,
यहाँ लेंगे बराबर 13 गुने 78। अब बराबर इसका गुणनखंड करेंगे तो 13 गुने 2 गुने 3 गुने 13, 3 दूनी 6, 13 छक 78। इस तरह से इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाता है। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से पहले हमने पढ़ा कि जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड होता है वह संख्या भाज्य होती है। यहाँ लिखेंगे अतः अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से संख्या 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 भाज्य है। इस तरह से हम इसको सिद्ध करेंगे। फिर अगली संख्या कितना था, अगली संख्या लिखते हैं उसको भी मानते हैं। माना a बराबर 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 बराबर 5 5 मिल रहा है, 5 निकाल लिया तो इसमें बचा 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1, इतना बच गया 5 इंटू, अब गुना कर देंगे तो कितना हुआ 3 दूनी 6, 6 चौ 24, 24 छक 44 से 144 में कितना से 7 से गुना करेंगे ना, 3 दूनी 6 चौ 24, 24 24 छक 44 से 7 कर बाकी 2 से 4 2 30 बाकी 3 7 3 10 1008, ये हो गया 1008। अब प्लस में रह गया 1 बराबर हो गया 5 गुने 1009। चूंकि 1009 ये एक अभाज्य संख्या का गुणनखंड है। यहाँ लिखेंगे अतः यह अंकगणित से है ना, अतः अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से संख्या कितना 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य है। इसमें कारण दे सकते हैं क्योंकि हल में प्राप्त संख्या का अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। हम जानते हैं अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या बताता है कि जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड अगर हो रहा है तो वह संख्या भाज्य होगी, इसलिए यह संख्या क्या है, भाज्य है। अब हम अगले सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 7। 7वां सवाल है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो बताइए वे कितने समय वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब हुआ कि एक मैदान का चक्कर लगाना है, उसमें दो आदमी चक्कर लगा रहे हैं। एक सोनिया है, एक लड़की सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगा लेती है, और रवि है जो 12 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है। तो बताना है कि यदि वे दोनों एक ही स्थान से चले हों, है ना, और एक ही दिशा में चले हों, तो ये पुनः फिर वह कब एक साथ मिलेंगे। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए हम उसमें दिए गए समय का एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम। इसको नोट कर लेते हैं। नोट कर लिया, यह नोट किया हुआ है।
किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, है ना। अब प्रारंभिक स्थान पर मिलने के लिए हम दोनों का HCF निकालेंगे, है ना। पुनः यहां लिखेंगे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने के लिए है ना दिए गए समय का हम LCM ज्ञात करते हैं। इसलिए संख्या कितना 18 और 12, तो 18 और 18 मिनट का LCM बराबर 12 और 18 का हम LCM निकालेंगे। LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, LCM निकालने के लिए पहले हम 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, है ना। 12 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 हुआ ना। फिर 18 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, 9 दूनी 18, 3 तिया 9। अब निकाल देंगे हम LCM, निकाल देंगे ना। इसलिए LCM बराबर कितना होगा, जो दोनों में मिल रहा है उसको भी लिख लेंगे और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिख लेंगे। तो 2 2 मिल रहा है 2, 3 3 मिल रहा है 3, एगो 2 नहीं मिला, एगो 3 नहीं मिला, बराबर कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36 मिनट। यानी 36 मिनट के बाद वे दोनों पुनः एक दूसरे से मिलते हैं। इस तरह से हमारा 7वां सवाल समाप्त हुआ। 7वां सवाल के साथ ही हमारा प्रश्नावली 1.2 समाप्त हो गया। अब हम अगले वीडियो में, अगले अध्याय में अगले प्रश्नावली देखेंगे, है ना। इसको आराम से पढ़िए, बढ़िया से समझिए, खूब बढ़िया से समझिए। बढ़िया लगे तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में।